जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ओके दोस्तों, अगर गरीबी और कठिनाइयों को अपना साहस बना के चार्ली चैपलिन दुनिया का सबसे मशहूर एंटरटेनर बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अपनी फिजिकलिटी का मजाक उड़ाकर लॉरेल और हार्डी दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनर बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और अगर अपने हुनर से एक सुपरस्टार कॉमेडियन महमूद भारतीय सिनेमा के दिग्गजों के पसीने निकाल सकता है तो कुछ भी हो सकता है। जैसे एक बहती नदी बाधाओं को चीरते हुए अपनी मंजिल ढूंढ लेती है, वैसे एक इंसान का हुनर उसे अपना श्रेय दिला देता है। हंसना और रोना जिंदगी के दो पहलू हैं, जिसमें से रोने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जिंदगी वैसे ही आपको रुलाती रहती है। जरा सोचिए, जिस जिंदगी की शुरुआत ही रोने से हुई हो, उससे क्या उम्मीदें रखें। पैदा होते ही बच्चा रोने लगता है, स्कूल का पहला दिन फिर रोने लगता है, पढ़ाई के नाम पर वैसे ही रोना आता है, और परीक्षा की तो बात ही छोड़ दो। भगवान ने इंसान को सबसे समझदार तो बनाया ही है, लेकिन बहुत ही कमजोर भी बनाया है। हम इकलौती ऐसी स्पीसीज हैं जो अपने जीवन में सहारा ढूंढती हैं, और इसलिए हमने अपनी रोती हुई जिंदगी में एक सहारा ढूंढा है, और वो है हंसी। जब मैं स्कूल में था तो मैं खूब हंसता और दूसरों को हंसाता रहता था। एक दिन मुझसे परेशान होकर मेरे मास्टर जी ने मुझे क्लास में हंसने और बाकी बच्चों को हंसाने के लिए सजा दी, और कहा कि जोकर बनने का इतना शौक है ना तो सर्कस में दाखिला ले लो। इस बात से मैं बहुत निराश हुआ। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने दादाजी को पूरा किस्सा सुनाया और बोला कि मैं अब कभी नहीं हंसूंगा। वो बड़े गंभीर हो गए और बोले, बेटा अनुपम, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। इस दुनिया में ऊपर वाला विभिन्न कार्यों के लिए अपने खास बच्चों को संसार में भेजता है। तुम ऊपर वाले के वो खास बच्चे हो जिसका काम लोगों को हंसाना है। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो दुनिया में दुख बढ़ जाएगा और उसके लिए जिम्मेदार तुम होंगे। मेरे लिए ये बात जीवन की सच्चाई बन गई, और मैंने कसम खा ली कि मैं लोगों को हंसाऊंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए कितने भी डंडे क्यों ना खाने पड़े। बचपन की हंसी में अगर कोई अपना जीवन का लक्ष्य ढूंढ सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं, उनकी कॉमेडी और प्रेजेंस ऑफ माइंड का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। आज वो भारत की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। मैं उनका आभारी हूं कि अपने हुनर से उन्होंने कॉमेडी की कला को एक नया मकाम और इज्जत दिलाई है। दूरदर्शन के दशक के बाद अगर कोई शो है जिसे पूरा परिवार एक साथ देखता है तो वह भारतीय टेलीविजन का नंबर 1 शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट, द किंग ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, कपिल शर्मा। ये पहले पांव छूते बाद में खिंचाई करते हैं। नहीं पाजी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नहीं, आप अच्छा, मुझे आपने हमेशा इज्जत दी। बैठिए। थैंक यू सर। एक तो मुझे आपका सूट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, जाते हुए एक्सचेंज कर लेंगे। मुझे आपका बड़ा अच्छा लगा। ये महंगा ज्यादा है। चलो सर, धीरे धीरे करके मैं भी ले लूंगा, कभी 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 ना कभी महंगा। मेरा पहला सवाल जी सर। मेरा पहला सवाल मेरे बारे में है। जी सर। आपके बारे में नहीं है। मेरी क्या पहली याद है आपके मन में? आपकी इतना सोचना पड़ रहा है यार। नहीं, सोचना नहीं पड़ रहा। मैं जब आपसे पहली बार मिला था, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मुझे अनुपम सर पहली बार दुबई में मिले, और हम लोग एक शो के लिए थे वहां पे। मैं वापस आया तो मुझे किसी ने बताया पीछे अनुपम जी बैठे हुए हैं, और बाद में अनुपम सर मुझे कहते हैं कि आपको मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई। एक्चुअली सर बात क्या थी, मैं आपको देख के हैरान इतना हो गया कि किसी ने मुझे बोला कि अनुपम सर आप ही का वेट कर रहे हैं, वो फ्री हो चुके हैं। मैंने कहा मेरा इतना, मतलब मैं मशहूर हो गया हूँ। अच्छा।
तो उस दिन मुझे पहली बार लगा, आज दूसरी बार मुझे अभी सच्ची में लग रहा है कि मैं सच्ची में फेमस हो गया हूँ सर। देखो मेरे शो में काफी लोग आते हैं, लेकिन मुझे अनुपम सर के शो तो में बुलाया आपको गया। मेरे शो में आकर कैसा लग रहा है? सर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको बहुत बहुत मुबारक किरण मैम। किरण मैम जीत गई है, वो जीत आपकी गई। बहुत बड़ी फैन है पूरे देश की तरह। किरण जी सर, आपकी मैं फैन है। खुद किरण मैम का बड़ा फैन हूँ, हमारे शो में अक्सर आती जाती रहती है, हमारा तो फैमिली रिलेशन हो गया अब। आपका फैमिली रिलेशन हो गया है? जी जी बिल्कुल। चलो अच्छी बात है, ले जाओ साथ में। अभी तो सर बिल्कुल चलनी बंद हो गई होगी आपकी क्या? घर पे। मेरी तो कभी भी नहीं चलती थी। अभी तो सरकारी अब तो वो पावर भी मैं मिल की गई। जगह हम अपने आप को हम बोलती हैं। अच्छा जी। जी जी, बहुत परेशानी हो गई है मुझे। ओहो, एक तो बीवी ऊपर से मेंबर पार्लियामेंट। मेंबर पार्लियामेंट। तो मेरी पहली पिक्चर कौन सी देखी थी आप? सर आपकी सारांश, बड़ा बड़ा दिल चाहिए सर उस चीज के लिए जो आपने किया था। इतनी छोटी उम्र में एक मैच्योर आदमी का कैरेक्टर जो आपने किया, मतलब हम लोग हर एक से सीखते हैं, किसी ना किसी एक्टर से आपसे बड़ा कुछ सीखा सर हमने, और आज भी 2-4 चीजें सीख के जाऊंगा मैं भी बहुत कुछ सीख के जाऊंगा आपसे। ये तो आपका बड़प्पन है सर, आप ऐसा बोलते हैं। ये बड़प्पन बोल के आप मुझे बड़ा मत बनाइए। नहीं सर, किसी तरीके तो अपने आप को छोटा बताऊंगा ना मैं। मेरी इस शो के दौरान पूरी कोशिश रहेगी कि मैं शायद इनसे 1 पॉइंट ऊपर ले जाऊं, मगर ये ऐसा होने नहीं देने वाले। अब मैं आपको देखता हूं, उधर देखते हैं, मैं इधर देखता हूं, आप इनको देखते हैं। नहीं, ग्लैमर काफी है शो में आपके। हाँ। मुझे लगा मुझे देख के बोलेंगे ग्लैमर काफी है, मगर आपको मैडम को देखकर बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आपका एक्सपोजर ज्यादा है, इधर ग्लैमर ज्यादा है। आपके बारे में पूरे जो हिंदुस्तान के लोग हैं और बाहर के भी लोग जानना चाहते होंगे कि मैं खुद आपको इसलिए शो में चाहता था क्योंकि मैं खुद क्यूरियस था कि आपने शुरुआत, आपके बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। जी। यू वर बोर्न इन अमृतसर में, आप पैदा जी हुए सर, थे। अमृतसर में मेरा जन्म और हुआ। आपके 2 भाई बहन हैं आप। जी, मेरे एक बड़े भाई साहब हैं, वो पुलिस में है। मेरी छोटी बहन है, उनकी शादी हो चुकी है। और आपके फादर भी पुलिस में थे। फादर पुलिस में थे मेरे, और तकरीबन मेरी सारी फैमिली पुलिस में है। सारे के सारे ऑफिसर हैं, कोई कुछ है, मतलब सब पढ़े लिखे लोग। और मैं एक बीच में खराब पीस निकल आया तो मैं इस तरफ आ गया। इसीलिए आपने जो पहला कॉमेडी का शो किया उसमें आप पुलिस वाले बनते थे, और या कोइंसिडेंस था? नहीं सर, क्या होता है कि आपकी अपब्रिंगिंग जैसे हुई है जिस माहौल में, तो आप वो चीजें मन में कहीं ना कहीं जहन में रहती हैं। तो मैं पुलिस क्वार्टर में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे। पैदा ही हुआ, इतनी पुलिस थी, मैं तभी घबरा गया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, इतनी पुलिस आई हुई है। हालांकि हम लोग जितना मर्जी मजाक बनाए, कभी कोई ना कोई तो चाहिए होता है मुद्दा, तो कभी पुलिस को लेकर या कभी किसी डिपार्टमेंट को लेकर। लेकिन मैंने देखा बड़ा मुश्किल का काम होता है सर उनका भी, क्योंकि मेरे फादर हैं तो मुझे पता था, कभी 3 बजे उठ के जा रहे हैं, कभी 4 बजे। प्रधानमंत्री अमृतसर आ रहे हैं, जो भी बनते थे, कोई भी प्रधानमंत्री बनना, पहले उन्होंने माथा टेकने आना अमृतसर, और सारी पुलिस को टेंशन पड़ जाती थी। 3-3 दिन पहले ड्यूटी लगी है, तो लगे हुए हैं बेचारे बाहर खड़े, प्रधानमंत्री आए ऊपर से निकल जाते थे, तो बेचारे नीचे खड़े किए, कम से कम नीचे से निकालो प्रधानमंत्री, उनको भी खुशी हो कि यार हमने थोड़ी ड्यूटी की है। तो मुश्किल काम है, पर ठीक है, हमारे लिए वो मनोरंजक किस्से हैं अभी। आपके फादर पुलिस में किस रैंक पर थे? सर मेरे फादर थे हेड कांस्टेबल थे पंजाब अच्छा। पुलिस में। क्या नाम था और उनका नाम था श्री जितेंद्र कुमार। हाँ। और पर वो मुझे हमेशा बूस्ट बहुत करते थे, हमेशा मुझे इनकरेज करते थे। तो जब कभी छोटी सी कोई अचीवमेंट लेनी तो पापा जाके अपने ऑफिसर्स को बताते थे कि मेरे बेटे ने ये किया है, वो किया है। तो हमेशा मुझे फैमिली की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहा है। मेरे घर पे इतनी प्रॉब्लम थी, फादर साहब को कैंसर का प्रॉब्लम था, और हम लोगों को पता भी था उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। वो खुद इतने खुश मिजाज थे, तो पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं मुझे आने दिया। बोलते कि तू जा। उन्होंने कैसे इस बात का बखान किया आपको सर, कि मेरे को कैंसर है? सर पहले उनका जब ऑपरेशन हुआ तो कोई डॉक्टर्स ने हमें बताया कि ये जो उनकी बॉडी में से जो पार्ट लिया गया है उसको हम लोग रिसर्च के लिए भेजेंगे मेडिकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज। तो उसके बाद में क्या उम्र थी आपकी? सर मैं रहा हूँगा उस समय 16-17 साल का रहा हूँगा। ओके। तो डॉक्टर्स ने जब हमें बताया कि ऐसे ऐसे कैंसर का प्रॉब्लम है, तो बाहर जो भी हम इमोशनल हो गए सब, फैमिली जो भी उस समय रिएक्शन होता है एक फैमिली का। सो अंदर गया तो मैं फिर डैडी के सामने एक्टिंग करूं, जैसे फिल्मों में देखा था कि पेशेंट को नहीं बताना। तो मैं अंदर जाके डैडी के सामने खुशी रहा हूँ। डैडी कहते क्या हुआ? कैंसर निकला है। तो मैं हैरान, मैंने कहा इनको क्या जवाब दूं मैं? कहते हाँ मुझे पता है, इट्स ओके, कोई नहीं। तो ऐसे थे। और जो जब उनका ऑपरेशन किया जाता है, जब मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं तो वो उसकी पूरी फिल्म बनाते हैं। एक मुझे जाते हुए वो पूरी टीम बोल के गई, बोलते यार तुम्हारे पापा जैसा इंसान मैंने देखा नहीं लाइफ में। बोलते मतलब हमें लग नहीं रहा था कि हम लोग एक कैंसर पेशेंट से बात कर रहे हैं जो फाइनल स्टेज में है।
सो इतना हंसा रहे हैं हम लोगों को, ये वो। मेरे फादर ऐसे थे, पुलिस में थे जरूर, पर वो थोड़े आर्टिस्ट थे अंदर से। आप फिर दिल्ली में ले गए थे उन्हें जी इलाज कराने के लिए। जी। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। फाइनेंशियल ऐसा नहीं था सिचुएशन सर, बिकॉज एक सरकारी कर्मचारी को आपको भी पता है कितना, एक पुलिस क्वार्टर में हम लोग रहते थे, तो एक टाइम पे तो ये आ गया था कि ना उनसे पेन सहारा जा रहा था और ना हमसे कुछ हो रहा था। सो एक टाइम होता है कि जब आदमी ये कहता है, गिव अप कर देता है कि नहीं यार, मतलब मैं अपने फादर को ऐसे देख नहीं सकता था कभी भी। पर ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं कि उनके जाने के बाद मैं करता कराता यहाँ पे पहुँचा बॉम्बे, और यही इसी स्टूडियो में सर मेरा लाफ्टर चैलेंज मैंने विन किया था पहली बार। तो मुझे 10 लाख रुपए का चेक मिला। तो हमारी इसीलिए हमारी एक लाइफ में कि अगर ये हो सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सही बात है, कुछ भी हो सकता है। और मेरा बिलीव हमेशा रहा है भगवान में, कुदरत में, कि आप अगर किसी चीज़ को चाहते हो मिल तो जाती है। कब मिलती है, थोड़ा लेट मिलती है, पहले मिलती है, बात की बात है। तो रात को मुझे मिला 10 लाख का चेक, उसमें से उन्होंने 3,90,000 काट लिया था। टीडीएस? हाँ, टीडीएस के इनकम टैक्स सब काट लिया। मैंने कहा जब था नहीं तब तो काटते नहीं थे, अब अपनी मेहनत पे लिया तो अब क्यों काट रहे हो? तो मैंने रात को फोन किया 1:30 बजे, तब 1:30 बजे लाफ्टर चैलेंज का फिनाले खत्म हुआ। तो मैंने मेरी बहन को फोन किया, तब तक उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा 10 लाख रुपया मिला। तो वो भी नींद में कह यार फोन रख, दिमाग ना खराब कर पहले तो मैंने कहा यार सच्ची में मिला है। फिर सुबह जब पेपर में आ गया तो मेरे घर पे पहुंच गए वो सब न्यूज़पेपर वाले, मम्मी की फोटो लगी सुबह, ट्रॉफियां लेके नाच रहे हैं। तो उसके बाद जो है थोड़ा पटरी पे आए हम लोग। उसके बाद मैंने वो जो प्राइज मनी मिली मुझे टीडीएस काट के, जो 7 लाख रुपए हाथ में आया, तो मैंने जितनी सेविंग थी मेरी बहन की शादी में की तो लगाई वहाँ पे। तो वैसी शादी हमारे खानदान में कभी नहीं कोई हुई थी। तो उस चीज़ की बड़ी खुशी है। तो शांति होती है कहीं ना कहीं। बाकी डिजायर्स तो आदमी की कभी खत्म नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ यार, मेरे पिता आज भी होते तो उनको बड़ा शौक था पैग वैग मारने का। तो मुझे होता था कि आज मेरे फादर होते तो मैं दुनिया भर की स्कॉच उनके सामने रखता। पर भगवान मेरे ख्याल से सबको सब कुछ नहीं देता है शायद, इसीलिए कि आदमी अपने आप को ना भगवान समझने लग जाए। आपकी मदर का क्या रिएक्शन था? मम्मी सर, मेरी मम्मी ऐसी हैं, ऐसी लेडी हैं कि अगर मैं कहूँ ना कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर जितना भी है तो वो मेरी माँ की ही देन है। अच्छा। मेरे मम्मी और पापा दोनों ही, वो घर पे लड़ाई बड़ी करते थे हमेशा ही, लड़ाई इन द सेंस फनी वे में, तो कुछ ना कुछ चलते रहता था उनका। सो मेरी माँ ऐसी हैं कि उन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब हमारे पास किराए का घर था, और फिर जब मेरा काम निकल पड़ा उसके बाद अपना घर बनाया मैंने। मेरी मम्मी की मैंने एक चीज़ देखी है और वो मैं उनसे सीखता भी हूँ ये चीज़ें। वो जिस भी हाल में रही हैं खुश रही हैं। अभी भी आप देख लो, अभी भी चले जाओगे ना आप, तो वो ये नहीं कभी फील करती हैं कि मैं कपिल की मम्मी हूँ तो मेरे को बार्गेनिंग नहीं करनी है। मैंने अभी हाल की मम्मी को कहा, मैंने जब मैं अमृतसर जाता रहा हूँ तो मैंने कहा मम्मी अभी बार्गेनिंग नहीं करना, मेरे साथ जाना है। तो मैंने गाड़ी ली थी वहाँ पे पहली, तो मैं बिठा के मम्मी को ले गया। मैं कहा मम्मी सेब खाती हो रोज? और क्या अपनी माँ को बोल दे आदमी, नहीं सेब आ कहाँ रहे मार्केट में, हालांकि क्योंकि उन दिनों 200 रुपए किलो हो गए थे सेब। तो वो कहती आ ही नहीं रहे मार्केट में। मैं कहा चलो मैं तेरे को ढूंढ के देता हूँ। तो मैं बिठा के मम्मी को ले गया, सेब ही सेब लगे हुए। अब चले गए दुकानदार के पास, तो मैंने कहा 5 किलो सेब दे दो ऐसे, और सारा फ्रूट व्रूट जो भी पैक कराया। मैं थोड़ा सा इधर गया तो मम्मी मेरी पैसे थोड़ा कम करना उसको। मैं कहा मम्मी कम नहीं करने। तो मैं देख लिया मम्मी को ऐसे घूरा तो मम्मी हट गई। इतनी देर में सर चूहा निकला पीछे से, बड़ा मोटा सा। तो मैंने ऐसे ही आदत जो अपनी, मैंने कहा यार चूहे बड़े तुम्हारे मोटे, फ्रूट व्रूट खाते होंगे तुम्हारी डैडी से। मम्मी कहती हाँ ये खाने देगा जो 5 रुपए नहीं कम कर रहा। तो वो नेचुरल होता है अंदर। तो वो चीजें बड़ी